तो पंजाब के चुनाव में हम एक खास राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। अभी हमने ये प्लान किया है कि 4 सीएम कैंडिडेट के सामने अपने 4 भोंदू से आदमी तय करेंगे और हम चारों सीएम कैंडिडेटों को बताएंगे और जनता को ये बताएंगे बिना पैसे के, सिर्फ मुद्दों के नाम पर सीएम कैंडिडेट को भी जनता हरा सकती है यदि आपके पास असल नॉलेज और टैक्टिक्स है। तो सारे की सारी सरकारों के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो एजेंडा जो 2017 के ट्विटर के हैंडल पर उन्होंने शेयर किया हुआ है, where you will own nothing but you will be happy, मतलब आपका किसी भी चीज लिटरली किसी भी चीज के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं होगा। 19 में जब कोरोना आया उसके बाद लोग सड़कों पर नहीं उतरे और उन्होंने डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दिया, तो कम मरे। 26 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ, उसके बाद धड़ा करूंगा WHO, ICMR, एम्स, IMA, कोई डॉक्टर दुनिया का कोई डॉक्टर यदि ये साबित कर दे दुनिया की किसी भी वैक्सीन से कभी भी किसी को भी कोई भी लाभ हुआ है तो 25 लाख रुपए देंगे। इजराइल में बैठा हुआ जो गैंग है, जो यहूदियों वाला गैंग, जिसको बहुत अच्छे से टारगेट किया था हिटलर ने उस टाइम पर, एडोल्फ हिटलर ने, और बहुत अच्छे से पहचान लिया था कि ये जो समुद्री लुटेरों का गिरोह जो बाद में अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक बना करके और यहाँ उस कंपनी की रक्षा के लिए पुलिस वालों को भेज करके, फौज को भेज करके, यहाँ के राजाओं पे अटैक करके और यहाँ की टैक्सेशन को जिन्होंने काबू किया और खासतौर पर बिजनेस में, उससे पहले उन्होंने मुसलमानों को भेजा था, क्योंकि मुसलमानों यहूदी एक ही बात की औलाद है बेसिकली। मुसलमानों को लगा कि नहीं यार, वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो हम नहीं करने वाले, तो वो यहीं के होकर रह गए, इस एरिया के जो आए थे एक बारी, और उन्होंने फिर यहूदियों की मुखालफत करनी चालू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, कुरान के अंदर ही बैंकिंग को हराम कर दिया, प्याज को हराम कर दिया, शराब को हराम कर दिया और सिनेमा को हराम कर दिया। भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, सांसदों के अपने दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले बीफ एक्सपोर्ट के जो कतल खाने हैं वो मालिक हिंदू हैं, लेकिन वहां काम करने वाला कारीगर मुसलमान है, ताकि दुनिया के अंदर ये दिखाया जा सके कि गाय काटने का काम क्या आदमी कर रहा है। लेकिन एक्चुअली युद्ध नहीं चल रहा है। जो 2030 के बाद किसी व्यक्ति को फेशियल रिकॉग्निशन से कैसे मारना है, किसी जमीन पर किसी स्कूल के ऊपर जीपीएस लोकेशन सेट करके मिसाइल कैसे दागनी है, वो चलते हुए गाड़ी को कैसे उड़ाना है ऊपर से जहाज से, किसी चलते हुए व्यक्ति को कैसे टारगेट करना, सिंगल व्यक्ति अगर भीड़ में टारगेट करना हो तो कैसे करना है, उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है बेसिकली। ये गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह से हम लोगों को गिल्टी कॉन्शियस में डाल करके वो लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों की भोजन, मूवमेंट, थॉट प्रोसेस, उस सारी को हम कंट्रोल करें। तो वही बीज का रिकमेंडेशन जिन्होंने दिया था, उसी आदमी का तेल के कुओं पे ऊपर कब्जा है, उसी की वॉशिंग मशीन की कंपनी है, उसी की पंखा कंपनी है, उसी की कूलर कंपनी है, उसी की एसी कंपनी है, उसी की कार कंपनी है, उसी की बाइक कंपनी है, उसी की पेट्रोल डीजल सीएनजी कंपनियां है, उसी का एनर्जी के ऊपर कंट्रोल है। वही व्यक्ति आपको साबुन दे रहा है, वही तेल दे रहा है, वही दवा दे रहा है, वही फार्मा कंपनी दे रहा है, वही एक्सरे मशीन दे रहा है, वही सिटी स्कैन दे रहा है, वही अल्ट्रासाउंड दे रहा है, वही सिंपल ब्लड के टेस्ट दे रहा है, वही सारी टेक्नोलॉजी को वो एक आदमी दे रहा है, इसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। फोन जब यहाँ लगाते हो माइक्रोवेव की तरह दिमाग गर्म कर रहा होता है। ये जो 5G की रेडिएशन है ये पाइनियल ग्लैंड को अटैक करती है, वाईफाई की रेडिएशन पाइनियल ग्लैंड को मारती है, उनको पता है। आपको कैंसर दे रहा है फोन, उनको पता है। आप इस नीचे वाली पॉकेट में डाल के रखते हो, स्पर्म काउंट खत्म हो रहा है, उनको पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पॉकेट में डालते हो तो हार्ट को डिस्टर्ब करता है, उनको पता है। दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया, हार्ट को कर दिया, हार्मोन्स को कर दिया, और क्या लोगे। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती पहुंची है जो आपके हर वहम को निकाल लेगी, और अगर आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको सच्चाई से अवगत होंगे और सच्चाई का पता लगेगा। क्योंकि काफ़ी बार आप लोग भी तालियां बजा देते हो लेकिन वो सच से दूर होती हैं, और आपको इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने सुनी तो मुझे भी अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगी। हमारे साथ जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक डॉक्टर देवेंद्र बलहारा है, काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आपको सबसे पहले तो ये बताइए कि डॉक्टर क्या चीज के हैं आप? मैं बड़ा डॉक्टर मैं नेचुरोपैथ हूँ और साथ में फिजिक्स का स्टूडेंट रहा जी, इसलिए उसके डॉक्टर कहा जाता है आपको। तो अब आप क्या आज की खास? आज हम अभी आए थे पूना में ना जी, और जो घर टूट रहे हैं लगभग 2000 के करीब पूना के। नहीं, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़े से मुद्दे ऊंचे होने चाहिए। जी बताइए। ये तो छोटा मुद्दा है जो आज सरकार में और देश के हालात हैं, हम उन पर आपसे पूछना चाहते हैं, ये क्या चल रहा है, इस पे आइए। ये जो चल रहा है ना, ये मेहता जी
एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट चल रही है जी। जो 1947 से पहले अंग्रेजों के माध्यम से इजराइल में बैठा हुआ जो गैंग है, जो यहूदियों वाला गैंग, जिसको बहुत अच्छे से टारगेट किया था हिटलर ने उस टाइम पे, एडोल्फ हिटलर ने, और बहुत अच्छे से पहचान लिया था कि ये जो समुद्री लुटेरों का गिरोह जो बाद में अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक बना करके और यहाँ उस कंपनी की रक्षा के लिए पुलिस वालों को भेज करके, फौज को भेज करके, यहाँ के राजाओं पे अटैक करके और यहाँ की टैक्सेशन को जिन्होंने काबू किया और खासतौर पर बिजनेस को, तो वो जो गिरोह 1947 से पहले नहीं कर पाया था दुनिया को कंट्रोल करने का काम, साथ के साथ जमीनों पर कब्जा करने का काम। कारण क्या है, आज बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे कि भारत से बच्चे पलायन कर रहे हैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा की तरफ में, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और किसी को भी ये अंदाजा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को आप साइड में रख दीजिए, यदि कनाडा और अमेरिका की बात करेंगे ना, तो यहाँ तो साल के 6 से 9 महीने तक तो कुछ होता ही नहीं है, काम ही नहीं होता है, सर्दियां इतनी ज्यादा है। उधर फिनलैंड चले जाओ, नीदरलैंड की साइड चले जाओ, वहां पर 6 महीना सूरज और 6 महीना रात रहता है। फिर स्विट्जरलैंड चले जाओ, जिनको ग्लोरीफाई किया गया है, उनके पास अपनी कोई फसल नहीं है, अपनी कोई नस्ल नहीं है, अपना जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनका पूरा अस्तित्व एशिया के दक्षिणी भूभाग जहां चाइना और इंडिया आता है, यहां से लूटे गए संसाधनों पर आधारित है। वो वहां के रहने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करके दुनिया में ये ग्लोरीफाई किया जाता है कि वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। क्योंकि यहाँ का व्यक्ति या कहीं का भी व्यक्ति जब अपनी मूल जगह को छोड़ के पलायन करता है, आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने घर में होगे, कच्चे कच्चे में घूम लोगे, नहीं अपना कुछ भी मुंह से जबान से निकल जाएगा। पर जब आप किसी ऐसी जगह बैठे हो जहां आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है, तब आप पूरी तरह से फॉर्मल, पूरे सिविलाइज्ड, एक एक शब्द को चुन चुन कर बोलने वाले व्यक्ति बन जाओगे। तो वो जो व्यक्ति यहाँ से गए हैं, अमेरिका में जितना भी व्यक्ति है वो सारा का सारा पलायन किया हुआ व्यक्ति है कहीं ना कहीं से। वहां केवल 2% थे जो वहां के नेटिव थे, जिनको रेड इंडियन बोला जाता है, और वो भी अमेरिका के किसी कोने में बचे हुए हैं, उनको भी काट काट के, मतलब तलवारों से काटा गया था किसी वक्त, फिर वो एक जगह पर रह गए आदिवासी। जैसे भारत में सिर्फ 8% बचे हुए हैं मूल भारत के लोग। तो उन्होंने गेम खेला था कि ये जो धरती है, ये जो भूभाग है, दक्षिण का भाग है जो एशिया का, यहां पर सारे तो मौसम है, सारी वनस्पति है, सारी फसलें हैं, सारी दाल हैं, सारे अनाज हैं, सभी तरह की मौज मस्ती है, गर्मी, सर्दी, समंदर, रेगिस्तान, पहाड़, समतल, नदियां, झरने, एवरीथिंग भारत के अंदर, भारत चाइना दोनों एरिया में। जंगल इतने घने घने, मतलब यहाँ के जंगलों का मुकाबला दुनिया के टॉप जंगल्स करेंगे, यहाँ के रेगिस्तान टॉप रेगिस्तानों का मुकाबला करेगा, यहाँ का पहाड़, यहाँ की बर्फ, एवरीथिंग। मतलब तो जब सब कुछ यहाँ मौजूद है, तो मतलब जीव जंतुओं के लिए और इंसानों के लिए, पशुओं के लिए पनपने के लिए, रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि हम ये स्वर्ग जैसी धरती पर कब्जा क्यों ना करें। तो उन्होंने अंग्रेजों को उस वक्त भेजा था। उससे पहले उन्होंने मुसलमानों को भेजा था, क्योंकि मुसलमान और यहूदी एक ही बाप की औलाद है बेसिकली। मुसलमानों को लगा कि नहीं यार, वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो हम नहीं करने वाले, तो वो यहीं के होकर रह गए, इस एरिया के ही जो आए थे एक बारी। और उन्होंने फिर यहूदियों की मुखालफत करनी चालू कर दी। अपनी कुरान का जो अपना उन्होंने जो विजन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग कंट्रोल करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक दारू का, एक सिनेमा का, और एक ब्याज के रुपए का। क्योंकि जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है वो ब्याज के काम करती है, जो बैंकिंग प्रणाली का मालिक है, पूरी दुनिया के रिजर्व बैंक उसी के अंडर में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुरान के अंदर ही बैंकिंग को हराम कर, ब्याज को हराम कर दिया, शराब को हराम कर दिया और सिनेमा को हराम कर दिया जी। और वो यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, हमारे पहरेदार की तरह काम करने चालू कर दिए। उनको बदनाम करना बड़ा जरूरी था यदि यहूदियों को अपना एजेंडा चलाना है। तो हिंदू मुसलमान का गेम अंग्रेजों के रहते हुए चालू किया। जो गाय काटने का जो फैक्ट्री होगा, उसमें वो मालिकाना हक हिंदू का रहेगा, लेकिन वहां काटने का काम मुसलमान करेगा। अभी भी भारत में यही चल रहा है। भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, सांसदों के अपने दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले बीफ एक्सपोर्ट के जो वो कतल खाने हैं, वो मालिक हिंदू हैं,
लेकिन वहां काम करने वाला कारीगर मुसलमान, ताकि दुनिया के अंदर ये दिखाया जा सके कि गाय काटने का काम ये आदमी कर रहा है। इसी इसी गेम को आगे बढ़ाया, उन्होंने देखा कि नहीं चला, पूरी दुनिया से विद्रोह हो गया पूरी दुनिया में, और उनको वापस भागना पड़ा। कॉमनवेल्थ के देशों का एक स्ट्रक्चर बनाया और देखा कि इन्हीं देशों को फिर से टारगेट करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कहानी शुरू हुई थी, उससे पहले जब उन्होंने कहा था कि हम एक नई विश्व व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, उस विश्व व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उस वक्त यूनाइटेड नेशंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूएनओ, और उसी के अंडर वर्ल्ड बैंक डाला, उसी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, वो सब डाले, और उस यूनिसेफ जैसे और फिर दूसरा रक्षा परिषद जैसे पूरा गेम प्लान जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का काम करेगा। बीच बीच में आए लोगों ने कभी समझा, कभी नहीं समझा, कभी मैनेज कर लिया, कभी सीआईए के माध्यम से, कभी मोसाद के माध्यम से, कभी आईएसआईएस के माध्यम से उन्होंने वो गेम प्लान चालू रखा। उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगाई फिर सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी ने, जब सारे के सारे उस रोथस्child फैमिली के ऑनरशिप वाले सारे प्रोजेक्ट को फिर नेशनलाइज कर दिया। फिर उसमें उन कंपनियों की जो मालिकाना हक है ज्यादा सिस्टम को दे दिया, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा को दे दिया। एक मिनट रोकना चाहूंगा कि वही सिस्टम प्राइवेटीकरण अब दोबारा चालू कर, जो उस वक्त इंदिरा गांधी ने जिसको बिल्कुल पलटा किया था, अब उसको वो बिल्कुल ऐसे पलट रहा है, और इंदिरा को बदनाम करने का, जो इमरजेंसी को बदनाम करने का काम हो। हालांकि इमरजेंसी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जो सरकारी उपक्रम है उनमें व्यवस्था तो नहीं बदलती। वो व्यवस्था देखिए, वो इसलिए नहीं बदलती कि उसको बदला जाना इनके हित में नहीं है। अब आप देखिए, रेलवे है, रेलवे सेट कर दिया, रेलवे प्रॉफिट की बजाय घाटे में आना चालू कर दिया। अभी आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए टिकट बुक कीजिए, कहीं की भी वेटिंग में आएगी, बिल्कुल चार्ट जब रेडी होगा उससे पहले वो कंफर्म हो जाएगी। आप ट्रेन में जाकर बैठेंगे, पूरी ट्रेन खाली मिलेगी। यार, जब पूरी ट्रेन खाली थी तो तुमने वेटिंग में क्यों दिया? क्योंकि ट्रेन को घाटे में रखना है। उसी के बाद जो इमरजेंसी वाले लोग हैं वो फ्लाइट से जाएंगे, ताकि दिखाएंगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, फ्लाइट से लोग जा रहे हैं, जीडीपी बढ़ती है वहां, रेलवे से जीडीपी नहीं बढ़ रही है उतनी। और फिर रेलवे को घाटे में नहीं दिखाएंगे तो रेलवे अडानी को कैसे सौंपा जाएगा? आई बात समझ? ठीक, स्कूल में टीचर्स नहीं देंगे, एक टीचर के ऊपर 10 टीचर्स का काम सौंप देंगे, टीचर को पढ़ाने के अलावा सारा काम सौंपेंगे। लैटरिन करने वालों को गिनो, कुत्तों को गिनो, गाय हग रही है, गोबर कर रही है, उस गोबर के चौथ गिन के आओ, मास्टर जी को बोलो ट्यूबवेल गिन के आओ, एसआईआर करके आओ, जनगणना करके आओ, वोट बना के आओ, वोट काट के आओ, ठीक है, टॉयलेट्स तो बता ही दिया मैंने, नहीं हगते हुए अलग, टॉयलेट अलग, घर गिन के आओ, सब कुछ गिनने को मास्टर जी की ड्यूटी लगा देंगे, पढ़ाने के अलावा बाकी सब करना है मास्टर जी। यानी कि फिर इसी चक्कर में निजी स्कूलों में लोग बच्चे पढ़ेंगे तो जीडीपी वहां पे बढ़ेगी। इसी तरह से जंगल काट दो तो हवा खराब हो जाएगी। अब आप देखो, फैक्ट्री, कार की फैक्ट्री को सस्ती जमीन किसने दी? लोकसभा ने या विधानसभा ने? चोरों ने, मतलब इन्होंने। मैं उसको सरकार नहीं बोलता, क्योंकि सरकार हम है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, तो वो सरकार नहीं, सरकार का मतलब मालिक होता है, तो मालिक तो हम है। मैं इसको चोर ही बोलता हूँ, समझो आप। जब मैं चोर बोल रहा हूँ तो समझो विधानसभा लोकसभा में बैठा हुआ गुंडा है, उसमें 65% तो ऑफिशियल एडीआर है, एडीआर की ही रिपोर्ट है ना। तो वहां मैंने जब देखा कि उनको फैक्ट्रियों को सस्ती जमीन, कार फैक्ट्री को सस्ती जमीन उन्होंने दी, पेंट फैक्ट्री को सस्ती जमीन उन्होंने दी, टायर फैक्ट्री को जमीन उन्होंने दी, पेट्रोल कंपनियों को सस्ती जमीन उन्होंने दी, डीजल कंपनियों को उन्होंने दी, ये सारी कंपनियों को सस्ती जमीन उन्होंने दी, लेकिन प्रदूषण हमारी गाड़ी फैला रही है। समझ रहे? गाड़ी बनने का लाइसेंस उन्होंने दिया, जब हमने गाड़ी खरीदी 50 से 60% का टैक्स हमने दिया, पेट्रोल डीजल खरीदते समय अंधाधुंध टैक्स हम दे रहे हैं, टोल टैक्स हम दे रहे हैं, सारा सामान हम दे रहे हैं, टाइम हम दे रहे हैं, सेहत हम खराब कर रहे हैं, परमिशन वो दे रहे हैं, और प्रदूषण हमारी वजह से हो रहा है। ये जो हमारी बुद्धि के ऊपर जो अटैक है, ये गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह से हम लोगों को गिल्टी कॉन्शियस में डाल करके वो लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों की भोजन, मूवमेंट, थॉट प्रोसेस, उस सारी को हम कंट्रोल करें। जो विश्व युद्ध से पहले का, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का खेल था, उन्होंने उस वक्त क्या किया, युद्ध अपराधी जो थे विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध भी नौटंकी था, जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। अब लोगों को लग रहा है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया को ये दिखाई दे रहा है, टीवी पे युद्ध चल रहा है, लेकिन एक्चुअली युद्ध नहीं चल रहा। जो 2030 के बाद किसी व्यक्ति को फेशियल रिकॉग्निशन से कैसे मारना है,
किसी जमीन पर किसी स्कूल के ऊपर जीपीएस लोकेशन सेट करके मिसाइल कैसे दागनी है, वो चलते हुए गाड़ी को कैसे उड़ाना है ऊपर से जहाज से, किसी चलते हुए व्यक्ति को कैसे टारगेट करना, सिंगल व्यक्ति अगर भीड़ में टारगेट करना हो तो कैसे करना है, उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है बेसिकली, दैट इज ए लेबोरेटरी। तो वो गेम चल रहा है। उस जो द्वितीय विश्व युद्ध का नौटंकी था, उस नौटंकी के अंदर एक तो भारतीय लोगों को मरवाना था वहां ले जाकर के, क्योंकि वो ये कहते हैं यहां से भीड़ लेकर के जाओ पहले वहां। फिर उन सैनिकों के नाम पर हमारे देश के किसानों का अनाज खाली करवा लिया कि भाई युद्ध वहां सैनिकों को अनाज की जरूरत है, सबने अपने अपना जो एक एक साल का स्टोरेज रहता था सबने अपना अनाज दे दिया। इधर से हार्प टेक्नोलॉजी, अगर आपने सुनी हो, हार्प टेक्नोलॉजी से बारिश के ऊपर रोकथाम लगा दी। यदि मैं आज की बात बता देता हूं, बिल गेट्स के पास इंडिया में बारिश होने या ना होने देने के राइट्स अब इस टाइम खरीद लिए हैं बिल गेट्स ने जी, यदि आपको नहीं पता हो तो, हार्प टेक्नोलॉजी के। यानी भारत में बारिश होगी या नहीं होगी बिल गेट्स तय करेगा। इंद्र देवता को कैसे बनाएंगे? इंद्र देवता नहीं, इंद्र देवता जब बारिश करने वाला होता है तो ऑरल जो मतलब वेव्स है उनको चेंज करके वहां का हवा का दबाव कम कर दो तो बादल जो है वहां से होते हुए निकल जाएंगे जो बरसने थे। तो वो एक्सपेरिमेंट वो सफल कर रहे हैं 1945, उस टाइम 45 पे तो सफल हो गया था। उस टाइम पे उन्होंने हमारे यहाँ अकाल पड़न दिया, अकाल पड़ गया, अनाज खाली कर दिया, तो हमको बोला तुमको नए बीज चाहिए। तो वही बीज का रिकमेंडेशन जिन्होंने दिया था उसी आदमी का तेल के कुओं पे के ऊपर कब्जा है, उसी की वॉशिंग मशीन की कंपनी है, उसी की पंखा कंपनी है, उसी की कूलर कंपनी है, उसी की एसी कंपनी है, उसी की कार कंपनी है, उसी की बाइक कंपनी है, उसी की पेट्रोल डीजल सीएनजी कंपनियां है, उसी का एनर्जी के ऊपर कंट्रोल है। वही व्यक्ति आपको साबुन दे रहा है, वही तेल दे रहा है, वही दवा दे रहा है, वही फार्मा कंपनी दे रहा है, वही एक्सरे मशीन दे रहा है, वही सिटी स्कैन दे रहा है, वही अल्ट्रासाउंड दे रहा है, वही सिंपल ब्लड के टेस्ट दे रहा है, वही सारी टेक्नोलॉजी को वो एक आदमी दे रहा है। उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। सर्च करोगे आपकी हरित क्रांति किसके रिकमेंडेशन? रॉकफेलर फाउंडेशन। पूरी दुनिया का सब्जेक्ट जो ये तय हुआ था पढ़ने का करिकुलम किसने दिया? रॉकफेलर फाउंडेशन। म्यूजिक इंडस्ट्री पे किसने किया? रॉकफेलर फाउंडेशन। साइकोलॉजी की रिसर्च किसने की? रॉकफेलर फाउंडेशन। अब फार्मा कंपनी में जब फ्लैक्सनर कमीशन को फंडिंग किसने दिया? रॉकफेलर फाउंडेशन। आपका जो जितना भी फार्मा कंपनी है और फर्टिलाइजर है, यूरिया है, डीएपी है, हाइब्रिड बीज का मालिक कौन है? रॉकफेलर फाउंडेशन। वही रॉकफेलर फाउंडेशन ने पूरा गेम प्लान रच के रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग वाले के साथ मिलकर के उसने पूरी दुनिया को, मूवमेंट को और खाने को और पानी को कंट्रोल करने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है, जिसमें वो 2030 तक एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जो काम वर्ल्ड विश्व युद्ध के बाद में यूनाइटेड नेशंस ने किया, वो काम अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, जिसका जो चेयरपर्सन था कॉल स्क्वाब, जिसने नरेंद्र मोदी को 2023 में बहुत बुरी तरह से डांटा था। 24 में उसने ये कहा था तुम इंडिया में राशनिंग शुरू क्यों नहीं कर रहे हो पानी की? पानी राशनिंग होनी चाहिए, जैसे तुम अनाज दे रहे हो 5-5 किलो, ऐसे तुमको राशनिंग देनी है। और अरविंद केजरीवाल को टेस्टिंग के लिए दिल्ली में लगाया था कि एक परिवार को कितना पानी काफी रहेगा ये चेक करके बताओ। तो जितना उन्होंने बांटा था कि भाई तुमको 6000 लीटर पानी मिलेगा, उतने लीटर पानी 600 लीटर पानी मिलेगा डेली का, वो 600 लीटर पानी काफी रहा। तो अब आपको अगर ये कहते 600 लीटर से ऊपर नहीं मिलेगा, मान लो 3 बार 10 फालतू लग गए आपको, धोने को पानी नहीं मिलेगा आपको, सिंपल ये कह रहे हैं वो। अब वो जो सारे की सारी सरकारों के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो एजेंडा जो 2017 के ट्विटर के हैंडल पर उन्होंने शेयर किया हुआ है कि बाय 2030 वी विल मेक सच एन एनवायरनमेंट, और हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं वेयर यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका किसी भी चीज लिटरली किसी भी चीज के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं होगा। घर के ऊपर मालिकाना हक नहीं रहेगा, जमीन के ऊपर मालिकाना हक नहीं रहेगा, आपके बच्चों के ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा। पूरी दुनिया, नॉट भारत। नरेंद्र मोदी जब आपको बोलता हुआ दिखाई देगा, बोलेगा 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, 1 वर्ल्ड 1 पुलिस, 1 वर्ल्ड 1 गवर्नमेंट, 1 वर्ल्ड 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कार्ड, 1 नेशन 1 आईडी, 1 नेशन 1 नेशन, ये पूरा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका संविधान आज से 10 साल पहले लिखा जा चुका है, जो संविधान मेरे पास कॉपी है। तो इसकी मेरे इतनी दबाव क्यों मान रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, इतनी दबाव क्यों मान रहे हैं? पता नहीं, इसका कच्चा कुछ लगो रखा होगा उसमें, जैसे बिल क्लिंटन का लगो रखा था। एप्स्टीन फाइल क्यों आई थी? ये कोरोना क्या था? ड्रामा, नौटंकी था, और बल्कि लोगों को, जो लोग मरे थे, मारे गए थे। कैसे? सर्च करो, देखो, मैं आपको बताता हूँ।
आप तो पत्रकार हैं और आपका काम है रिसर्च करना। 2017 में भारत में कितनी मौत हुई, रिसर्च कीजिए। किस किस बीमारी से कितनी मौत हुई, रिसर्च कीजिए। 2018 में कितनी हुई, 2019 में कितनी हुई, 2020 में कितनी हुई और 2021 में कितनी हुई। अब ये आपको 5 साल का डेटा निकालना है। आप पता लगेगा जितने 2017 में मिले मरे जी, 18 में उससे फालतू मरे, 19 में उससे फालतू मरे, ठीक है। 20 में लोग घरों में रह गए, उससे कम मरे। 19 में जब कोरोना आया उसके बाद लोग सड़कों पर नहीं उतरे और उन्होंने डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दिया तो कम मरे। 26 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ, उसके बाद धड़ाधड़ मरे। यानी जो वैक्सीन लगाया गया उसको आप उसी समय गलत नहीं साबित हो चुका है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। उसके बाद पढ़िए, अपने पास गाड़ी वहां पढ़ी होगी, बाद में देख लेना, अभी नहीं। और दूसरा 5 किताबें और है, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, आपको फोन पे भेज दूंगा, वो पढ़ लो। तो मैं आपको वैक्सीनेशन का गेम बता देता हूं। छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन, बड़ों को लगने वाली वैक्सीन, WHO, ICMR, एम्स, IMA, कोई डॉक्टर दुनिया का कोई डॉक्टर यदि ये साबित कर दे दुनिया की किसी भी वैक्सीन से कभी भी किसी को भी कोई भी लाभ हुआ है तो 25 लाख रुपए देंगे। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप गला पकड़ लेना अगर मैं से मना कर दूं तो। और जो ऐसे डॉक्टर को लेके आएगा, आप अगर ऐसे डॉक्टर को ढूंढ के लाओगे, 3 लाख रुपए मैं दूंगा एक्स्ट्रा एडिशनल, 25 से ऊपर उसको लाने वाले को। और वैक्सीन से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये हर वैक्सीन की फैक्ट शीट में लिखा हुआ है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। आप बताइए क्या इफेक्ट हुए जो इन्होंने लगाई थी। हार्ट अटैक अब नहीं होते, सीधा कार्डियक अरेस्ट होता है। हर आदमी को छल्ले पड़ने चालू हो चुके हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को मल्टी ऑर्गन फेलियर है, किसी के पेट में एलर्जी रहती है, किसी को बुखार ज्यादा रहता है, किसी की जोड़ों में दर्द है, किसी का शरीर ढीला रहता है, किसी को लेडीज में कंसीव नहीं हो पा रहा, आदमी नपुंसक हो रहा है, पारिवारिक जीवन खत्म हो रहा है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ रही है, जोड़ों में लगातार दर्द है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, बाल उड़ रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं, कान खराब हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, फुंसी फोड़े हो रहे हैं और पागलपन जैसी हरकतें करता है, एंजाइटी बढ़ गई है, हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, आदमी गे बनता जा रहा है, औरत लेस्बियन बनती जा रही है, LGBTQ प्रमोट हो रहा है, और कितने चाहिए आपको और बताओ। तो अब आप ये बताइए, एक आजकल मुद्दा चला हुआ है सर, SIR, वो सर दिखता है लोगों को, लोग कहते हैं ये सर क्या आ गया है, तो SIR, लेकिन आम लोग कहते हैं ये सर आ रहा है, सर आ रहा है, सर सर सर, ये क्या सर है बताइए। जो वोटिंग लिस्ट है उसकी एक रिपोर्टिंग दोबारा से बन रही है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें एक गेम खेला जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। गेम क्या है कि जो यहाँ का व्यक्ति है जिसको आपस में एक दूसरे से तोड़ दिया गया है, उस तोड़े हुए आदमी को ये कहा जा रहा है, जैसे आजकल राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले जितने भी कार्यकर्ता घूम रहे हैं आपके आसपास, शॉर्ट फॉर्म तो आप समझते ही हैं, उन लोगों ने एक पॉइंट आउट किया है कि जैसे हम लोग यहाँ 7-8 लोग बैठे हैं, उसमें देख लिया कि ये 2 लोग तो जो है इन कमलगट्टों को रिपोर्ट करते हैं, ये 2 पप्पू को करते हैं, ये 2 खुजलीवाल को करते हैं, ये एक बंदा बचा है, ये न्यूट्रल। यानी एक चीज और है, कोई भी पॉलिटिक्स आपसे बचा नहीं है, यानी कि ना तो आप केजरीवाल को समझ रहे हैं, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, तीनों के खिलाफ है। क्या लेना नहीं, हम तो हुड्डा को भी देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के दौरान उसने भी कहा कि लगवाओ वैक्सीन, उसने भी मना नहीं किया अपने कार्यकर्ताओं को, चौटाला ने भी नहीं किया, कुलदीप बिश्नोई ने भी नहीं किया, राव साहब ने भी नहीं किया, इसने ये जयचंद था ना, जयचंद नहीं, वो कौन सा था, अजीत सिंह का लड़का जयचंद ही है सर, आप तो उसने भी नहीं किया, ठीक है। उधर चले जाओ, अखिलेश एक बार बोला था, अगले दिन तुम दबा के फिर बैठ गया, क्यों? अब वो उस दिन उसका गला पकड़ लिया होगा उसने, अमित शाह ने पकड़ के, तू क्यों बोला वैक्सीन के खिलाफ। अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने तो नहीं लगवाई थी, मैंने तो नहीं लगवाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक बार बोल के अगले दिन बोला जिसको लगवानी है लगवाओ, जिसको नहीं लगवानी ना लगवाओ। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा कि ये 2 लोग तो अपने वर्कर हैं। अब वो आ रहा है गाँव में, ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाला, वो कहता है, कच्छाधारी समझती है, वो कहता है कि बेटे की उम्र कितनी है, 16 साल, मैं वोट बनवा देता हूँ, हमारी पार्टी को वोट करते हो तो वोट बनवा देता हूँ,
अदरवाइज नहीं बनवाऊंगा। वो अगर हाँ कर दे तो उसकी वोट बनवा देंगे 16 साल की उम्र में ही, और यदि ना कर दे तो 20 का हो रखा हो तो भी नहीं बनने देंगे। देख लिया कि इस घर के अंदर 6 हैं, इसमें से वोट तो हमारी है नहीं है, तो 2 फार्म फेंक के चला जाएगा मास्टर जी। ना तो घर घर जा रहा है, कहते मैं तो चौपाल में बैठा हूं, मैं तो स्कूल में बैठा हूं, वहीं आ जाओ। एक तो मास्टरों को कामचोर बना ही दिया है, ऊपर से वैक्सीन ठोक कर दिमाग बुद्धि खराब कर ही दी है। ठीक है, सारे के सारे तनख्वाह के चक्कर में बेचारे वैश्याओं की तरह मतलब घूम रहे हैं लंबा लेट हुए। अब मैंने बोला उनको कि भाई तुम घर घर क्यों नहीं जा रहे हो? बोले कौन जाएगा, लोग तो पागल है ही, कोई कुछ मतलब उनको अपनी वोट का कोई फिक्र तो है नहीं। अब इसमें जो सत्ताधारी दल को सपोर्ट कर रहा है उसके वोट ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, जो सपोर्ट नहीं करता है उनके वोट कट रहे हैं। अब हर एक बूथ की उन्होंने मार्किंग कर रखी है, जो पन्ना प्रमुख है उनके हाथ उनके थ्रू जी। पन्ना प्रमुख ने बता दिया है कि इस पन्ने के ऊपर हमारी इतनी वोट है, इनकी इतनी वोट है। तो अब वहां पर उनको और उस पन्ने के ऊपर 4 वोट चाहिए। तो अब वो बिहार से, यूपी से, बंगाल से अपने कार्यकर्ताओं की वोट उस मास्टर जी को पकड़ा आते हैं कि ये 4 फार्म है, ये भी चढ़ा दो। यानी यहां पर आपकी वोट कटी या बनी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो हो जाता है वो ये हो जाता है नई वोट किस किस की बनी, वो असल में आदमी धरती पर गांव में है कि नहीं है। ये जो विस्थापन का काम चल रहा है ना, हर आदमी विस्थापित हो रहा है। अरे ये वोट, अच्छा वो सड़क बन रही थी वहां उनकी हो गई होगी, उनकी बना दी होगी, सड़क बनने वाले जो लेबर थी ना उसकी बना दी होगी। इसको का अमली जामा पहनाते हुए पंजाब में इस लेवल पर बिहारियों की वोट बन रही है कि बिहार से पूरी ट्रेन भरकर आ रही है वोट बनाने के लिए, बनवाने के लिए, और वो वहीं पे आकर के रुक रहे हैं। और एक तो गांव में 600 वोट के गांव में 1100 वोट बिहारियों की बन गई और सरपंच बिहारी बन गए। वाह वाह वाह। सरदारों के गांव में बिहारी सरपंच है, एक गांव एक शहर के अंदर बिहारी ही जिला पार्षद है। यानी लेवल ये बढ़ गया है, इतनी वोट बना दी है। इसलिए ये टेस्टिंग करा था उन्होंने पंजाब के अंदर कि आने वाले समय में यदि हमें कहीं पर भी कुछ भी करना हो तो मन मर्जी की वोट बना दो। तो नागरिकों को जागरूक होते हुए इलेक्शन कमीशन, जिसको केंद्रीय के चुनाव का चू, आयोग का आ, के चुआ के ऊपर बिंदी, जो केंचुआ है केंद्रीय चुनाव आयोग, उस केंचुआ की जो चाल है उसके ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी कि ये किसकी वोट बन रही है और किसकी कट रही है, वरना आपके नागरिक अधिकार खत्म होने वाले हैं। पहले ही आपके यहां पर 3-4 चीजें पक्की हो रही है। क्या कि जो पार्टी है इलेक्शन की, पॉलिटिकल पार्टी, वो आपने चुनी हुई नहीं है, वहां उसका कोई मालिक है। जैसे एक पार्टी का मालिक अभय चौटाला, एक का मालिक उसका भतीजा हो गया। एक पार्टी का मालिक कुलदीप बिश्नोई हो तो चलो मिल गया बिस गया। एक का भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना बैठा है, उधर से शैलजा कहती नहीं मेरी है, उधर से वो गए कि एक क्या नाम है, ये कैथलवाड़ा सुरजेवाड़ा कहता है ये हमारी है, वो सीडी वाले का लड़का है। अब वो पार्टी आपकी नहीं है। फिर पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट देती है वो जनता से पूछ कर नहीं देती है, वो या पैसे देख कर देती है या चमचागिरी कितना करता, पानी मारने में कितना मास्टर है उस हिसाब से देती है। ठीक, कितना बड़ा दंगेबाज है, कितना लुच्चा है, कितना सीडी है, जिस कितना कंट्रोल में होगा उस हिसाब से वो टिकट देती है। तो अब जनता के सामने ऑप्शन हो जाती है, गधे को देनी है, उल्लू को देनी है, कुत्ते को देनी है, सुअर को देनी है, इसमें से देनी है। आदमी कोई नहीं है वहां वोट देना, क्योंकि आदमी का चुना हुआ आदमी होगा। और उन गधों का तो पॉलिटिकल पार्टियों जो है, मैं उनको पॉलिटिकल पार्टियों को बोलता हूं कि ये उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते हैं। तो उनके आगे गुलाम कौन होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। आदमी तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो अब आदमी के पास ऑप्शन नहीं है कोई भी। तो ऑब्वियसली क्योंकि बाजार से संचालित जो व्यवस्था है उसमें वो हर आदमी को बाजारू बनाने की दिशा में काम करेंगे। मेरा मानना यह है कि इंसान को अब एक साथ बैठ करके, जितने इंसान आपके आसपास रहते हैं गांव में, शहर में, उन सबको बैठ करके देख लेना चाहिए कि भाई आओ एक काम करते हैं, इंसान होने के पैमाने तय कर लेते हैं। यदि आपने ये पैमाने तय नहीं किए तो आप बलात्कारी को भी इंसान बोलते रहोगे जबकि काम वो शैतान का कर रहा है। चोर को भी आप इंसान बोलते रहोगे जो कि गलत है। मानक से जब हम हटेंगे तो हम मरेंगे। सेंटीमीटर को छोटा बड़ा कर दो 1 मिलीमीटर, या मीटर को कर दो, उसी टाइम पूरी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। पूरा घंटा एक मतलब अगर
3600 सेकंड का होता है ना, आप 3601 सेकंड का 1 घंटा कर दो या 3599 का, सारा सिस्टम उलट पुलट हो जाएगा। आदमी के जो मानक हैं, इंसान होने के जो पैमाने हैं, उसको मापो, बैठ करके साथ रहने के नियम आप खुद बना लो, तो इन पॉलिटिकल पार्टियों से आप टकरा सकते हो, तो इनके इस एजेंडे को फेल कर सकते हो। अदरवाइज आप यदि खाल देखकर, जात देखकर, बिरादरी देखकर, जगह देखकर, पैसा देखकर यदि आदमी को इज्जत या बेइज्जती प्रदान करोगे तो आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। यदि हमने इस लेवल पर नहीं समझाया तो हम इस एसआईआर वाले प्रोपेगेंडा से नहीं लड़ पाएंगे, और यदि एसआईआर वाले प्रोपेगेंडा से नहीं लड़ पाएंगे तो जो भी व्यक्ति वहां बैठा हुआ जिसके हाथ में केंचुए की गर्दन है, वही व्यक्ति कंट्रोल करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा और कितनी वोट से जीतेगा और कौन वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सरपंच बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। और हमें फिलहाल ऐसा लगता है कि सारी पावर उनके पास है। देश की जनता ये भूल गई है कि असल में पावर उनके पास नहीं है। हम 5 साल में अपनी पावर उनको देते हैं। जब हम वहां बटन दबाते हैं तो हम ये कहते हैं, जाओ मेरी पावर अजय मेहता को, जाओ मेरी पावर रविश को। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि कितने लोगों ने अजय को पावर दिया, कितने लोगों ने रविश को। उससे तय होगा कि ज्यादा पावर जिसके पास है वो निर्णय लेगा कि लोगों ने इस पर भरोसा जताया तो ये सही लगा उनको। इस तरह से लोग हर 5 साल के बाद अपनी पावर देते हैं। और जनता सरकार मोर्चा का जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसमें यह है कि लोगों को अपनी पावर एक्सेस करना, और जब जरूरत पड़े और सामने वाला व्यक्ति जब उस पावर के ऊपर उसका मिसयूज कर रहा हो तो अपनी पावर को वापस अपने पास लेकर के कैसे आना है और उस पावर को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना, और बाकी पूरे समाज के लिए कि हम सह अस्तित्व में रहते हुए, को एग्जिस्टेंस में रहते हुए, बजाय इसके कि मैं और आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाए, मैं आपका कोऑपरेटर क्यों ना बन जाऊं, मैं आपको साथ का सहभागी क्यों ना बन जाऊं, मैं आपका सहयात्री क्यों ना बन जाऊं। इस मिशन पे कैसे बढ़ा जाए, इस यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। और इस एसआईआर वाले मुद्दे पर हम लोगों को ये बोलते भी हैं कि आपने अपनी वोट बनानी है, ये तो ध्यान रखना ही है। किसकी वोट वो काट रहे हैं इसका भी ध्यान रखना है, और नई वोट कितनी बन रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर पूरे गांव को ध्यान दें। ईवीएम का क्या चक्कर है? मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी हुआ करती थी। मैं पंजाब में पहली बार हमने पैसे लेकर के इलेक्शन मैनेज किया था। मैं आपको इलेक्शंस की एक इतनी गहरी सच्चाई बता रहा हूं अभी। पंजाब में एक इलेक्शन का जो खर्चा होता था, मैं एक कैंडिडेट की बात बता रहा हूँ। मुझे वो बोलता है, डॉक्टर साहब, हाँ जी, रात को बैठे हम लोग, एक गल दसो। मैं कहा दसो जी, 20-22 काम चल जूगा। मैं कहा जी 20-22 लाख में कहाँ काम चलेगा जी, इलेक्शन है तो। और जी नहीं, 20-22 करोड़ विधानसभा का चुनाव 20-22 करोड़? हाँ, 2 करोड़ तो तुसी ले लोगे। हमारी जो कंसल्टेशन फीस थी वो 2 करोड़ थी एक विधानसभा की। 2 करोड़ तो तुसी ले लोगे, 20 करोड़ असि साइड चलाए हुए हैं। मैं कहा 20 करोड़ का क्या करोगे, क्योंकि मैं तो सोच रहा था 2-4 करोड़ में एक विधानसभा आराम से जीती जाएगी। देखो, असि 10-11 करोड़ तो बनने ही पैने। बनने मतलब हाँ, तो इतनी वोट तो बिकाऊ बंदी है। अच्छा जी। और फिर उन्होंने अपना कैलकुलेशन बताया अपनी पार्टियों का। तो मैं जो चुनाव लड़ रहा था वहां ज्यादातर कैंडिडेट मेरे अकाली भाजपा के थे। मैंने जब उनके अंदर की गहराई को देखा कि किस लेवल पर ये हम जैसे लोगों का दिमाग इस्तेमाल करके, मतलब वो बताते थे, यार डॉक्टर साहब फलाने पिंड में अपनी बड़ा विरोध है, ओदा की किया जाए। मैंने अपने 4 लोगों की टीम बुलाई। मैंने कहा, काम करो, ये क्वेश्चनर है, पढ़े लिखे से, अनपढ़ों से, गांव वालों से, शहर वालों से, छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से, औरतों से, जवानों से, सबसे लिखवा के लाओ, आके मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। उन्होंने उस क्वेश्चनर को लाया, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, मैंने डिजाइन बनाया, लोग कैसे सोच रहे हैं। अच्छा, मैंने शाम को उसको सोल्यूशन दे दिया। मैं कल जाकर के ये बयान दे देना तुझे, सारा नॉर्मल पढ़ो यार, आप तो गाँव वालों ने हाथों हाथ लिया, चलो बहुत बढ़िया। वहां से रियलाइज हुआ कि यार ये तो पॉलिटिशियंस पैसे के दम पर लोगों का दिमाग ही फिरा देते हैं। अब मेरे जैसा आदमी जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी की खास पता है कि आदमी ऐसे समझेगा, और हम जैसे लोग तो इनके कठपुतली बने रहेंगे। तो सोचा क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है? तो अगला चुनाव हमने प्लान किया राजा वीरभद्र के साथ लड़ने का। उस टाइम जिंदा थे, 2017 की बात। तो हम चले गए हिमाचल का चुनाव मैनेज करने। हिमाचल में एक जिसका चुनाव मैनेज कर रहे थे वो जीत गए या हार? हमारे 60% जीते, 40% हारे। अच्छा, मतलब 60% कैंडिडेट जीत गए थे,
चलिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर 60% कार्य पूरा हो जाए तो सफल होता है आदमी। नहीं वो तो हम जीतने के लिए तो करिए, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं तो अपने साथियों को ये सिखा रहा था। हम लोग पहले ये काम फ्री में करते थे जी। लोगों को सपोर्ट करना यार, जैसे वो करते हैं कार्यकर्ता करते हैं। एक दिन नेता को हमने गाइड करके दिया, पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया कि ये आदमी अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है तो देश का भला हो जाएगा। कैंडिडेट कोई और ही आ गया, पता लगा उन्हें 4 करोड़ रुपया दिया टिकट का। मैंने कहा यार तुम ये क्या कर रहे हो, या तो तुम हार जाओगे। कैंडिडेट बोलता है, वो बोलता है, प्रभारी बोलता है कौन हराएगा हमें। मैंने कहा मैं हराऊंगा तुमको। कैसे हराओगे? मैं ले देखो, टीम बैठी थी। मैंने बोला एक काम करो भाई, सारे सारे चलना है क्या मेरे साथ? मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो ये काम छोड़ रहा हूँ। क्या करोगे डॉक्टर साहब? जो काम इन हरामियों के लिए फ्री कर रहे हैं ना, ये काम हम पैसे लेके क्या करेंगे? ठीक बात है। हमें जो जो काम हमें आता है वो स्किल का इस्तेमाल करके देखेंगे। जब टीम के साथ आया, हमने सेटलमेंट किया। कुछ लोगों को, जो नेता के जानकार लोग होते हैं, सारे के सारे पैसे के चक्कर में रहते हैं। हमने नेता के आदमी को सेटल किया। मैं कहा 10% तुम्हारा है, 2 करोड़ में सेटिंग करो, 20 लाख तुम्हारा। तो 1 मिनट में नेताजी को पका लिया उन्होंने। हम लोग को सारा काम आता ही था, इस तरह के काम। तो उस टाइम पे तो राजनीति ही इस लेवल की कर रहे थे हम लोग। लेकिन जब वहां से समझ में आया, तो हिमाचल जब गए, वहां हमारा एक कैंडिडेट आके मुझे बोलता है, जब हम जीतने के कगार पे हैं, पूरा पन्ने के हिसाब से उसको पूरी विधानसभा का 60,000 वोट का हमने, उसमें तो 60-60 वोट 50-60 हजार वोट होते हैं एक विधानसभा में, यहाँ तो 2.5 लाख वोट है। तो हमने बोला कि ये जो आप जीते पड़े अपन लोग, वो बोला जी भाजपा जो है। यार तुम जीत रहे हो इस निशान पे। देखो इस पूरी लोकसभा में इतनी सीटें भाजपा की आ रही है, इतनी कांग्रेस की आ रही है, मुझे मिनिस्ट्री ऑफर हुई है और मैंने हाँ कह दिया। अब डॉक्टर साहब आपके ऊपर है, आप मेरा चुनाव लड़ोगे या कांग्रेस का? हमने राजा साहब को फोन किया। मैं कहा राजा साहब इस तरह की बात है। तो राजा साहब बोले कि उन्होंने कहा, उसने अपने उस कैंडिडेट का नाम लेते हुए कहा वो अपना ही आदमी है, वो जहां से भी लड़े हमें मदद उसी की करनी है, वो चाहे भाजपा से लड़े। मैं कहा इन्हीं का राजनीति जा रहा है और चीजें समझ में आ रही है फिर हमारे को भी धीरे धीरे। और फिर हम वहां से निकल के फिर हम दिल्ली एमसीडी का चुनाव फिर हमने अमित शाह की टीम के साथ किया। मैं कहा आप इसको समझते हैं ये कैसे करता है। फिर हमने देखा लड़ाइयां कैसे बजती हैं। एक फलानी जात के लड़के को उस मोहल्ले में ले जाकर फलानी जात के लड़के से थप्पड़ मरवाना है, ये वीडियो बननी है। ओहो ओहो, उससे दंगा आराम से हो जाएगा, इतनी वोट पोलराइज हो जाएंगी। और लग रहा है फिर हमें सीन याद आया जब अरविंद केजरीवाल को झापड़ पड़ा था और वो बीजेपी का ही आदमी था। फिर दूसरा झापड़ अपने आप लोग मरवाया था। ओहो, ये भी ऐसे भी होता है। और फिर वहां से जैसे यहाँ जींद के चुनाव में, जींद उपचुनाव में उसने दुष्यंत ने अपनी गाड़ी पे अटैक करवाया था, वो पूरा स्क्रिप्टेड था। वो उस टाइम पर मैं जींद में ही किसी का मैनेज कर रहा था। तो फिर हमने मतलब फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ करके हमने उस पूरे गेम को समझा। और 2020 में जब ये स्क्रिप्ट चल रही थी और ये लॉकडाउन वगैरह लग रहा था, तब मुझे लगा किसान आंदोलन के दौरान कि अब जनता को समझाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल कि ये तुम्हारे साथ कैसे राजनीति करते हैं। अब हम जनता को राजनीति करना सिखाएंगे इन हरामियों के खिलाफ। चलिए, तो तब हमने ये सोच करके देखा कि यार ये जो गेम है ना, जो ईवीएम वाला, वो जो हिमाचल वाली बात थी जिस पर ये कहानी शुरू हुई थी, वो हिमाचल वाले व्यक्ति ने मुझे पहले बता दिया, सर इतनी वोट आनी है, मैं अब ईवीएम देख आया हूं कैसे आनी है। एग्जैक्ट उतनी ही वोट आई थी। उस दिन मुझे क्लियर हो गया था, पहले से तय है किस कैंडिडेट को, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ को हराना है, कैप्टन अभिमन्यु को हराना है। जो भी फालतू चूं चपड़ जो सीएम बनने के सपने देख सकता है, उसकी कांच काटनी है, पहले तय हो जाता है। तो मेरा ना एक सवाल आपसे और रहेगा। हाँ जी। आपकी काफी वीडियो देखी है जी। मेरे को आप किसान विरोधी, गरीब विरोधी ज्यादा दिख रहे हो और कुछ सरकारों के प्रति ज्यादा वो कर रहे हो, क्योंकि आप बार बार कहते हो ये राशन नहीं होना चाहिए, किसानों को 2000, बेचारों को 2000 मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिलने चाहिए। फिर इनके बाद वो कोई पेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होगी तो ये देश कैसे चलेगा, बताइए। नहीं देखो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा अजय जी कि राशन नहीं होना चाहिए। ना ही मैंने ऐसा कभी कहा कि एक किसान को ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, और ना ही मैंने पेंशन नहीं होनी चाहिए ऐसा कहा। मैंने जो कहा है
उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और फिर आपकी राय में लेना चाहूंगा कि वो गलत है या सही है। मेरा ये विचार है कि आज जो भी हो रहा है वो लिखा जा रहा है, इतिहास बन रहा है। 2019 में एक बीमारी आई जिसका नाम रखा कोविड-19, और वो बीमारी डॉक्यूमेंट में अभी भी चल रही है, अगर आपको ना पता हो तो। आज भी चल रही है डॉक्यूमेंट में। अब उससे क्या होगा इतिहास में, मैं आपको भविष्य का इतिहास अभी प्रेजेंट है, क्योंकि वर्तमान की नींव पर ही भविष्य की इमारत बनेगी। आज से 30-40 साल के बाद जब आप यहाँ सफाई देने के लिए नहीं होंगे और नई उम्र में जो आपका बच्चे हैं वो इस टाइम पे नए हैं, वो सोशल मीडिया से ही कंट्रोल होते हैं। आपका पोता पोती अभी पैदा नहीं हुआ है, उसे नहीं मालूम है क्या था मेरे दादा अजय मेहता का दौर और उस दौर में क्या होता था। वो कभी लाइब्रेरी में जाकर अखबार उठाएगा तो अखबार के बड़े पन्ने पर मिलेगा बहुत भयंकर बीमारी है, एक बहुत बड़ा मतलब एक वायरस है जो ऐसे फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, लाशों की लाशें दोबारा से आएगी नहीं, वो कभी देखेगा ना। ओके जैसे आपको 1918 की बीमारी के बारे में आजकल बताया जाता है, तो आपके बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाएगा कि 2019 में एक ऐसी बीमारी आई थी, फिर एक सफेद दाढ़ी वाले बंदर ने कोई वैक्सीन बनवाई किसी चोर से और वो वैक्सीन ठोकी और फोटो भी लगवाता था अपना, बाद में फोटो हटा के भाग गया जब सच्चाई प्रमाण पत्र दिया जाता है। सच्चाई आई जब लोग ज्यादा मरने लगे और लोगों ने मान लिया कि इसी की वजह से मर रहे, तो प्रमाण पत्र भी हटा के भाग गया। अब आप सोचकर देखो, वो किताब में लिखा हुआ है, सच्चाई आपको पता है कि कोरोना फ्रॉड था, उसके नाम पर धंधे चौपट किए गए, उसके नाम, और लेकिन सरकार के धंधे तो चले, सरकार के धंधे चले, पब्लिक का धंधा बर्बाद किया गया, परिवारों को बर्बाद किया गया और लोग मारे गए, उल्टा बीमार किए गए। ये कहीं पर लिखित नहीं है, ना आपने लिखित में कंप्लेंट दिया, ना पूरे शहर ने कोई ज्ञापन दिया, ना किसी ने अपनी किताब लिखी। उन्होंने बीमारी के ऊपर, पेंडेमिक के ऊपर किताब लिख दी और साथ के साथ में इसके इलाज के ऊपर भी पूरे अखबारों के पन्ने पटे हुए हैं कि आज इतनी वैक्सीन बटी, आज इतनी वैक्सीन बटी। तो इतिहास लिखा जा चुका है कि कोरोना महामारी थी और 2026 में भी चल रही है। ठीक है, 2030 तक चलना है ये, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैं एजेंडा 2030 बोल रहा था, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल रहे हैं, वो जो एजेंडा 21 है, जो एजेंडा 2030 के नाम से आ चुका है अब, वो 2030 तक चलेगा। तो ये जो 2019 में चालू हुई बीमारी है, लॉकडाउन 2020 में लगा था 22 मार्च को, तब से लेकर 2030 तक पूरे 10 साल की महामारी हो जाएगी। इस 10 साल में वैक्सीन के साइड इफेक्ट जो कि 7 साल में आने वाले हैं बहुत जबरदस्त, यानी जिसने वैक्सीन 2023 में लगवाई है वो 2030 तक, जिसने 2021 में लगवाई है वो 2028 तक निपट लेगा। एक्सपायरी डेट या तो यस कर दी गई, हाँ 7 साल ही है। तो प्रधानमंत्री ने भी तो नहीं, उसने वो ऐसे दबाते हैं तो वो अंदर घुस जाते हैं, चक्कू होते हैं ना, वो ऐसे मारते हैं चक्कू अंदर घुस जाता है, तो वो आपको दिखाने के लिए था। ठीक है, वो ढूंढ लेना कि असली कैसा था। तो यानी 2028 से 2030 तक मरने वालों की संख्या खूब बढ़ेगी। अब चूंकि डॉक्यूमेंट में कोरोना चला हुआ है, तो उन्होंने तो अखबार में, देखो आप मानते हो कि नहीं मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अखबार में छप चुका है कि नया वेरिएंट आया है, अखबार में छप चुका है कि अब एक नया वायरस आया है, अखबार में छप चुका है कि अब एक नया वायरस आया है। तो जो मरने वाले लोग हैं ना, वो वायरस में ही लिखे जा रहे हैं, उसी के किस खाते में लिखे जा रहे हैं। अब घर का खाता खुल गया है ना, तो घर का कोई भी आदमी दुकान से सामान ला रहा है, उसी खाते से कट रहा है सब कुछ, तो उस वायरस के खाते में सब चढ़ रहा है। तो ये महामारी के खाते में चढ़ रहा है सब कुछ। आप एक्सीडेंट से मरो, आप हार्ट अटैक से मरो, मल्टी ऑर्गन फेलियर से मरो, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरो, आप लड़ाई झगड़े में मरो, जैसे मरो, आपका जो मौत है वो आपकी महामारी के खाते में आ रही है। ये कब पता चलेगा? जब आपके पोता पोती होंगे। मैं आज से 40 साल बाद की बात कर रहा हूं। उसी 40 साल बाद कभी आपके पोता पोती के भीतर का भगत सिंह जाग जाए। मान लो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके घर में जन्म ले ले, हमारे घर में, हमारी अगली पीढ़ी के अंदर कोई भगत सिंह या कोई सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, इशफाकुल्ला खान, कोई ऐसा जन्म ले ले और वो कहे ये गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी तुम्हारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों की और आप हम आजादी चाहते हैं, तो बोलेंगे भिखारी की औलाद,
तू गुलामी चाहता है? बोलेगा आपका वंशज बोलेगा हम मदन लाल ढींगड़ा के वंशज हैं, हमारे वाला बोलेगा हम सूरजमल के वंशज हैं, और राणा जी का वंशज बोलेगा हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कोई मतलब ऐसा करके सब अपने अपने, कोई परशुराम का वंशज बोलेगा अपने आप को, ठीक, वो सब अपने अपने महापुरुषों को ले आएगा, हम उनके वंशज है। ओ वंशज, पहले अपना इतिहास पढ़, रजिस्टर में एंट्री देख, तेरा बाप भिखारी था। है भिखारी कैसे? ये देख, 2020 से लेकर 2030 तक 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज सफेद दाढ़ी वाला सुअर दिया करता था। ठीक है? ऐसे कैसे? हमारे तो 10 एकड़ जमीन थी उस टाइम पे, 10 एकड़ जमीन वाला कैसे लेता था? अब असल होता क्या था, वो जमींदार ले नहीं रहा, वो कोटे वाले को बोल रहा है अरे मैं तेरा राशन क्यों लूंगा, तो कोटे वाला उसको बोलता है चाचा अंगूठा लगा जाना यार, मत लेना मत। अब आप अंगूठा लगाया है तो मतलब आप कह दिया कि मैंने ले लिया। आपने वो लेकर चाहे डंगरों को खिलाया, चाहे खेत में डाला, चाहे कहीं भी डाला, लेकिन रजिस्टर में एंट्री होगी आपने 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग के लिया। ठीक, अब वो 40-60 साल बाद आपके पोता पोती को क्या कह रहा है कि देख, रोटी खाने का जुगाड़ नहीं था तेरे बुजुर्गों का, 5 किलो राशन हम दिया करते थे, तेल हम दिया करते थे, दाल हम दिया करते थे, नमक हम दिया करते थे। तुम्हारे घर में लड़की पैदा हो जाए, उसका पालने की औकात नहीं थी, वो पैसा हम दिया करते थे। लड़की की शादी हो तो शादी करने का जुगाड़ नहीं था, वो पैसा हम दिया करते थे। बूढ़ा कोई हो जाए घर में बुजुर्ग, ठीक है, उसको पालने का पैसा लेता था हरामी तेरा दादा, उसकी पेंशन हम देते थे। तुम्हारी कोई महिला विधवा हो जाए, उसको पालने का भी पैसा लेता था तेरा बाप तेरा दादा, उसका पैसा हम देते थे। अरे और तो छोड़, स्कूल में पढ़ने जाता था, आधी छुट्टी में खाना खाने खिलाने की औकात नहीं थी तेरे दादा की, मिड डे मील हम दिया करते थे। पेंशन मतलब पेंशन के नाम पर भीख है वो। तुम कह रहे हो तुम किसान जमींदार की औलाद हो, अरे 2000 रुपए हम दिया करते थे। असल में इतिहास में ये लिखा जा रहा है कि ये पैसा लेने वाले भिखारी हैं, क्योंकि इनकी औलादों का सीना चौड़ा ना रहे, उनकी नजरें हमेशा झुकी रहे, क्योंकि लेने वाला आदमी कभी लड़ नहीं सकता। लड़ सकता है वही आदमी जो ये कह सकता है तेरा कुछ ले रखा है क्या, तेरा लेके खाया है क्या, ये कहने वाला आदमी लड़ सकता है। ये कहने वाला आदमी नहीं लड़ सकता कि भाई तेरा ले रखा है, खा रखा है, क्योंकि उस वक्त इतिहास में उसके दादा ने ये नहीं लिखवाया कि मैं ये अनाज लेता नहीं था, पक्षियों को दाने डाल देता था यहां से लेकर के। खाते में लिख जा रहा है कि तेरा जुगाड़ नहीं था बेटा, तुम्हारी सारी जमीन बैंकों में नीलाम पड़ी थी, जाके पता करो, हर आदमी की केसीसी में नीलाम पड़ी है, जमीनें नीलाम पड़ी हैं, काम धंधा कुछ होता नहीं, बेरोजगारी के रोने रोज अखबारों में छप ही रहे हैं, रोजगार करने लायक ही नहीं हो तुम, ऐसा अखबारों में छप रहा है। अखबारों में इतिहास लिखा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे काबिल नहीं है, हमारे पास नौकरियां तो खूब है, नौकरी निकली थी 400, सिलेक्शन हुआ 150 का, अरे भैया 250 तो पोस्ट वाले आदमी नहीं मिले हमको, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जो कहा वो सिस्टम ने अखबार में लिख चुका, छप चुका है, वो अखबारों में वो इतिहास बन चुका है। इतिहास आपको भिखारी ना कहे, इसलिए मैं ये कह रहा था। आज भी मैं जब गुना के वहां उस मीटिंग में बैठा था तो मैंने उनको कहा था घर तोड़ने की लड़ाई तो अपन लड़ लेंगे। आप फिर राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई है? मैं उनको ये कह रहा था कि ये उस मुद्दे पे आएंगे, पहले ये बताइए। पहले नहीं, वो राजनीति वाले बात तो बताऊंगा। मैं उनको ये कह रहा था कि देखो, तुम्हें अनाज लेना ही है ना, तो सिस्टम से सिर्फ एक लिखित में कागज दे दो कि हम फ्री नहीं लेना चाहते, हमसे 2 घंटे 4 घंटे काम करवा लिया करो। हम कुछ भी फ्री नहीं लेना चाहते, हम पेंशन फ्री नहीं लेना चाहते, आप हमसे काम करवाया करो ताकि वो हमारी मेहनत गिनी जाए। तुम देना चाहते हो ना, काम करवा के दो ना, तो फिर हम इतिहास में लिखा जाएगा मेहनत करके कमाते थे। इसमें फर्क है थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि उनको काम करने के लिए आदमी मिल गया, उनको पैसा मिल गया, अगर लेना ही है तो। ये तो है एक पॉइंट। दूसरा जो आपने हमसे पूछा कि आपने पार्टी क्यों बनाई, इसमें 3 शब्द हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है जनता, एक है सरकार, और एक है मोर्चा। जनता मैं हूं, ठीक है, सरकार मालिक होता है यानी जनता ही मालिक है, और मोर्चा का मतलब है फ्रंट। ये पार्टी नहीं है, ये संगठन भी नहीं है। आप भी तो ऐसे बड़ी थी ना, वो उसने तो बढ़ाई थी। आप, मैं बताता हूँ, उन्होंने केजरीवाल भी आपकी तरह बातें कर करके आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। सही,
आपका भी दिल कहीं ना कहीं कुर्सी में बैठने का तो कर ही रहा है। मैं तो कभी का बैठ लेता अगर मुझे बैठना होता तो। इलेक्शन मैंने हम तो बनाया करते थे यार। अभी लोगों को पता नहीं, आप इसकी पहली पीढ़ी चढ़ रहे हो। पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। हाँ भाई, अभी धीरे धीरे एमएलए बनाऊंगा, फिर मुख्यमंत्री, फिर कोई और आएगा बातें बनाने वाला, यहाँ डॉक्टर देवेंद्र। मैंने ना बहुत जगह पे अपनी वीडियोस में बोला हुआ है, मैं आपके पॉडकास्ट में भी बोल देता हूँ, ताकि मेरे को बार बार याद आता रहे। मेरे सारे साथियों को हम सभी, मैं सुना दूंगा डॉक्टर। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, तभी तो मैं आप बोल रहा हूँ। भाई देखो, आदमी की जबान से निकल जाए वो तो होती है गलती, और मैं कह रहा हूँ प्लान करके, योजनाबद्ध दिमाग से, कि मैं ये कह रहा हूँ कि यदि गलती से भी मैंने चुनाव लड़ लिया ना, मैं ये पूरा देश बेच के जाऊं। कैसे दिमाग तेज है। अब जब मैं इनको घुमा सकता हूं, तो सोचो इनसे बड़ी खोपड़ी है, ठीक है ना, इन सबके पैरों के नीचे की जमीन निकाली हुई है, सब थर थर कांपते हैं कि ये सामने ना आ जाए। तो सोचो, अगर मेरे पास इतनी पावर हो जाए तो मैं सिखा रहा हूँ जनता को पावर अपने हाथ में कैसे रखनी है। मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ कि मेरे को कुछ बनना है। आपने भी तो ऐसे ही सिखाया था, केजरीवाल भूखा सो गया था, लोग इकट्ठे कर नहीं, देखो देखो, आप किसी के उस दौर के दर्द को इस तरह से नहीं, मतलब डिफेम कर सकते। वो व्यक्ति जो शुगर का मरीज है, अगर वो जनवरी की ठंड में सड़क के ऊपर भूख हड़ताल में बैठा है, भूखा, जहां डॉक्टर ने कह रखा है कि तुम नहीं खाओगे तो मर जाओगे, और वो कह रहा है कि मैं इस समस्या का समाधान चाहिए मुझे, आप उसके उस त्याग को आप ऐसे कम से कम नहीं कह सकते। चलो खुजलीवाल में बोलता हूँ आज के टाइम पर, क्योंकि वो इन्हीं के जैसा हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन उस दौर में उससे अच्छा लीडर हमको नहीं मिला था उस दौर में। रही बात आम आदमी पार्टी की, उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उसके बाद उसका नाम चूज किया था, और वो राजनीतिक जंग लड़ने लगा था। हमने ये मोर्चा बनाया है, इसमें आज तक कोई प्रधान नहीं है, इसमें हम पैसा इकट्ठा नहीं करते, इसमें हम कोई पद नहीं बांटते, इसमें कोई लीडरशिप नहीं है। फिर काम कैसे चलेगा? यही तो मजा है। इसमें हम क्या कहते हैं, मैं आपके साथ बैठूंगा, हम 6 लोग बैठेंगे, हम 6 लोग कहते हैं कि भैया ये वाला काम करना है, होना चाहिए कि नहीं पहले बताओ। हम कहते हैं 6 में से 4 कहते हैं होना चाहिए, 2 कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो जो 2 कहते हैं नहीं होना चाहिए, तुम साइड में हो जाओ फिलहाल के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता होना ही नहीं चाहिए, तो तुम इसमें भी नहीं होने चाहिए। अब आगे 4, अब 4 में से कहते हैं 3 कहते हैं ऐसे ठीक है, 1 कहता है ऐसे ठीक है, तो हम कहते हैं 3 ऐसे करेंगे, 1 ऐसे करेगा, क्योंकि तुम भी प्रयास करोगे, हम भी प्रयास, तो ये सारों के प्रयास आगे जाकर के जुड़ जाएंगे। अब इसमें ऐसा होता है कि जो कह रहा है, आप कह रहे हो ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे करोगे लीड, मैं कह रहा हूं ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसे करूंगा लीड। हम नहीं कहेंगे कि आपको मेरे हिसाब से चलना या आपके हिसाब से मैं चलूंगा ना, क्योंकि हम भला चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वही अच्छा हो, वही बढ़िया हो। तो मैं अपना एक आइडिया दूंगा, और उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन मैं ही करूंगा, ये हमने रूल बनाया था। वही लीड करेगा बंदा। अगला आइडिया कोई और दे रहा है, उसको वो लीड करेगा। आपने आइडिया दिया, तो हम 5 लोगों को कन्विंस करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। हम 5 नहीं हुए कन्विंस, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, इस मुद्दे में नहीं जाएंगे, अगले में कन्विंस कर लोगे आ जाएंगे। घर का खर्चा कहाँ से चलता है? मैं एक काउंसलर हूँ, मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ जिसने इस पे काम किया है, कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में ये बता सकता हूँ कि परमात्मा ने इसको किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। मेरी ये इंडस्ट्री थी, 63 फ्रेंचाइजी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो 2016 में बंद करके मैंने फिर ये काम चालू किया। इसमें प्रॉफिट ज्यादा है? काउंसलर वाले में नहीं, इस वाले में जो सा आप काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई पैसा, इसमें समाज का पैसा घर पे नहीं जाता, बिस्किट भी नहीं जाता घर में, और घर का पैसा इधर नहीं आता। मेरी जो एक अपॉइंटमेंट है उसकी वेटिंग 2 साल है आज भी, और मैं एक अपॉइंटमेंट का 1.5 लाख रुपया लेता हूँ। समय कब मिलता है? जब पैसे खत्म हो जाते हैं, जब उधार ज्यादा चढ़ जाती है तो फिर उनको करने के लिए तब मैं, जो लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं वो चले नहीं जाते भी डॉक्टर साहब? आप जाओ जाओ, आई डोंट केयर मेरा, क्योंकि मैंने परमात्मा से एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस विद्या से अपने लिए लग्जरी खरीदूंगा नहीं, और जरूरत जितना हो जाता है, जरूरत आदमी को नहीं होती है। दाल दाल कितनी महंगी आती है, रोटी कितनी महंगी आती है, घर का बना सारा कुछ है, कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, इतनी टेंशन लेता है। पॉलिटिक्स भी ये जिंदगी में तय किया हुआ है, ना कभी मकान बनाऊंगा, ना कभी जमीन खरीदूंगा, ना कभी अपने लिए लग्जरी कुछ खरीदूंगा अपने लिए। तो बच्चों के लिए क्या होगा? कितने बच्चे हैं आपके? हमने स्ट्रगल कर लिया, बच्चा भी कर लेगा। एक ही बेटा है, इंटरनेशनल प्लेयर है लॉन टेनिस का, ऐसे चले 7 साल की उम्र में 10वीं वो है। कहेगा नहीं आपने क्या किया, नहीं दे सकता। उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया।
उसके आप मिलोगे ना, आप उससे मतलब आप ये कहोगे यार बच्चा ऐसा ही होना चाहिए। 20 साल की उम्र है, आप सोच सकते हैं उसके पास आज भी टच वाला फोन नहीं है, उसके पास वो कीपैड वाला है। तो यानी टेक्नोलॉजी से आपने कॉलेज में दूर पढ़े। रखा हुआ है उसको। हाँ, तो टेक्नोलॉजी कैसे सीखेगा जब? टेक्नोलॉजी ये नहीं है ना, ये तो ये ब्रेन क्या वॉश है फिर? उसे समझता है वो सारा कुछ। तो ये क्या है? ये फिर नहीं रखना चाहिए? नहीं, ये डाटा कलेक्शन सेंटर है, ये सिर्फ आपका डेटा इकट्ठा कर रहा है। आप कैसे कितने डाटा इकट्ठा कर रहे हैं? इसके अंदर आपने जीमेल डाला हुआ है, साथ में अपना फोन नंबर डाला हुआ है, साथ में अपना आधार डाला हुआ है, फोन नंबर के साथ आधार कनेक्टेड है, आधार के साथ आपकी सारी चीजें कनेक्टेड है। अब ये फोन आपको जैसे ही आप इसे हाथ में उठाते हो और जैसे ही ऑन करते हो, ऑन करते ही सबसे पहले देखता है बंदे ने फोन खोल लिया है। फिर देखता है इसने इतने सेकंड तक जीमेल चलाया, इतने सेकंड तक फेसबुक चलाया, इतने तक इसने गूगल चलाया, इतने गूगल पे इसने अश्लील वीडियो ढूंढी, इसने खबर ढूंढी, इसने ऐसी वीडियो ढूंढी। ये ऐसी वीडियो यूट्यूब पे देखता है, फेसबुक पे ऐसे लोग इसके साथ कनेक्टेड है, इतने लोग कनेक्टेड है, इतनी देर ये पैदल चलता है, इतनी देर ये गाड़ी से चलता है, इतनी देर ये बात फोन पे करता है, इतना फोन कान के पास लगा के रखता है, इतना ये हाथ में रखता है, इतना ये जेब में रखता है, इतना चार्ज करता है, इतना पैसा खर्च करता है, इतनी जगह डोनेशन देता है, इतनी जगह लेता है, बैंक खाते में इतना पैसा है, प्रॉपर्टी यहाँ यहाँ पर है, बैंक लोन इसका इतना है, उस लोन का इंस्टॉलमेंट इतना जाता है, इतना नहीं जाता है, लेन देन इतना कैश में करता है, इतना ऑनलाइन करता है, ये बीमारियां इसको है, दारू कौन से ठेके से लेता है, राशन कौन सी दुकान से लेता है, एक एक चीज की जानकारी इकट्ठा रख रहा है। जानकारी तो होनी चाहिए। विच इज बीइंग यूज्ड, विच विल बी यूज्ड टू कंट्रोल यू। जो 2030 का जो एजेंडा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो एजेंडा इसी के जरिए इस्तेमाल किया जाना है, आपकी पूरी ट्रैकिंग करके कि इस आदमी को जब गर्दन लपेटनी है इसकी, अगर इसको दबोचना है तो इसकी कौन सी चीजें बंद करनी है, जहां से चलता है टक से सब खत्म। यानी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें नहीं करना ये चाहिए। आपने बनाई नहीं, जो आप बनाओगे वो आपके लिए है, जिसने बनाई है उसके लिए है, वो अपने लिए बनाई है उसने, आपके लिए उसको क्या बनाई है। फायदा? अरे आप अभी सोचो, जूते भी आ जाएगी ऐड, जूते उसी कंपनी के हैं, उसी की कंपनी के हैं। आप अभी मोटरसाइकिल सर्च करो, अभी मोटरसाइकिल की अच्छा, ऐड अच्छी बात है, फिर हमें बाजार नहीं जाना पड़ता। अच्छी इसका बात। मतलब है कि वो आपको कह रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे सोचो, जैसे जैसे ये जो यूट्यूब के ऊपर आपके सामने वीडियो आती है, या जो गूगल पर आपके सामने ऐड आती है, या फेसबुक पर जो फीड आती है, वो आप थोड़ी तय करते हो कौन सी आएगी, वो तय करते हैं कि आपको कैसे सोचना है, वो तय करते हैं आपने क्या खरीदना है, वो तय करते हैं आप कैसे बोलोगे, वो तय करते हैं आप क्या देखोगे, वो तय करते हैं आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी है। वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका क्या ठेका। इतने बड़ी चिंता करते हैं वो हमारी कि अजय मेहता जो वहां बैठा होगा भूना में, बड़ा तकलीफ में होगा, और मैं उसके लिए एक ऐसी डिवाइस बना देता हूं जिससे वो अपनी सारी जिंदगी आसान कर ले। उसने कभी बताया नहीं है, ये जब कान के पास रखते हो ना, सर्च करना, ईयरफोन जो कान में बच्चे लगा के रखते हैं, माइक्रोवेव की तरह आपके सेल्स को मार रहा होता है। फोन जब यहाँ लगाते हो, माइक्रोवेव की तरह दिमाग को गर्म कर रहा होता है। ये जो 5G की रेडिएशन है, ये पाइनियल ग्लैंड को अटैक करती है, वाईफाई की रेडिएशन पाइनियल ग्लैंड को मारती है। उनको पता है आपको कैंसर दे रहा है ये फोन, उनको पता है। आप इस नीचे वाली पॉकेट में डाल के रखते हो, स्पर्म काउंट खत्म हो रहा है, उनको पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पॉकेट में डालते हो तो हार्ट को डिस्टर्ब करता है, उनको पता है। दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया, हार्ट को कर दिया, हार्मोन्स को कर दिया, और क्या लोगे। और सबकी दवाइयां जिनकी है उसी का फोन है, फोन उन्हीं का, कंपनी उन्हीं की, पहले रिचार्ज देते हो, फिर बीमारी खरीदते हो, फिर इलाज भी उन्हीं से खरीदते हो, और क्या चाहिए उनको। ये चीज ढूंढने के लिए लोग कहाँ जाए? आपकी बातें सच्चाई पता कर। जो जो लाइन बोली है सर्च कर लो, मान लो मैंने ईयरफोन वाली बोली है, साइड इफेक्ट ऑफ ईयरफोन ऑन ब्रेन, सर्च कर लो। फिर बोलो फोन के माइक्रोवेव का उनका साइड इफेक्ट क्या है, सर्च कर लो। हार्ट के ऊपर इसका फोन का रिसर्च क्या है, अगर यहाँ पकड़ो सर्च कर लो। काउंट डाउन कम हो रहा है क्या स्पर्म का मोबाइल यहाँ पॉकेट में डालने से कि नहीं, सर्च कर लो। तो आपके हिसाब से अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करेगी तो देश आगे कैसे जाएगा? देश इससे आगे कैसे जा रहा है आप बताओ। आप आपके घरों में बीमारियां बढ़ी कि कम हुई है? वो तो चलो बढ़ती जा रही है, वो तो जैसे ऐसा जैसे कैसे हो रहा है यार, जो जो चीजें बढ़ी हैं, देखो अस्पताल बड़े थे, बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बीमारियां बढ़ गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ी थी, आदमी अमीर होना चाहिए था, गरीब हो गया, सारा देश कर्जदार हो गया। किसान खुद कुछ नहीं उगा रहा है, किसान जो सब कुछ उगा रहा है, जो एक दाना डालता है 1000 दाने पैदा करता है, वो तो कर्जदार है। ठीक है, जो पैदा कर रहा है वो तो कर्जदार है, और जो उसके पास अपनी खुद की जमीन भी नहीं, जो किराए की जमीन पर बैठा है बैंक, वो मालामाल हो रहा है।
तो मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपने ये राजनीति पार्टी बनाई है, ये आप इस पर राजनीति करोगे? दिल तो कर, ये मोर्चा है मेहता साहब, ये क्या राजनीतिक है? पार्टी नहीं है। तो मोर्चे राजनीति बन जाती है। देखो जब माल आता है ना, बड़े अच्छे लगते हैं देखो मोर्चे। ये बातें मैंने सुनी है, मेरी उम्र भी हो गई है, मैं देखता था तालियां बजती हैं, तालियां बजाएंगे आप। दो चीजें हैं, मैं इसमें दो चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, असल में ये राजनीति ही है। जब राज्य कोई नीति बनाता है और उसके ऊपर व्यक्ति कोई कमेंट करे, वोटर कोई बात कहे, उसकी प्रशंसा करे या उसकी मुखालफत करे, उसके खिलाफ कुछ बोले, असल में वो दोनों की दोनों राजनीति ही है। आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो वो है कि आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, चुनावी राजनीति में आपका क्या रोल रहेगा, शायद हाँ, आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आनंद आता है, आगे पीछे गाड़ियां भागती हैं, पी पी पी, 200 लोग खड़े होते हैं, जगह जगह खाना पीना, ये वो आनंद सा आता है बड़ा। असल में मैं इस दौर से काफी समय पहले गुजर चुका और मैं इस सारी चीजों से ऊपर भी उठ लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सारी की सारी पॉलिसीज जो बनती हैं वो तो उसी संसद से बन रही है, सबसे बड़ी पंचायत से, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। आज हम कुछ भी चाहें कुछ नहीं कर सकते यदि हमारे पास कोई बेस नहीं है या वहां कोई आदमी नहीं है हमारी बात रखने वाला। हालांकि बात रखने वाले आदमी से बात नहीं बनेगी, पावर जिसके पास नहीं है, अभी ये हाल हो गया। तो हमने गांव को, देश को, वोटर को राजनीति समझाने की पहल करने की कोशिश की। अब वोटर को प्रैक्टिकल जब तक करेंगे नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो पंजाब के चुनाव में हम एक खास राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। जब पंजाब चुनाव हैं अभी अगले साल मार्च में चुनाव हो जाएंगे। पंजाब इलेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, अगर अकाली दल के साथ उसकी सेटिंग नहीं बनी तो। क्योंकि अगर बीजेपी और अकाली इकट्ठे आए तो अकालियों का भी सत्यानाश तय है। और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मतलब 4 पार्टियां मुख्य तौर पर रहेंगी। यदि ये 3 लड़ी तो इसमें मतलब 3 सीएम कैंडिडेट होंगे, यदि ये चारों लड़ी तो 4 सीएम कैंडिडेट होंगे और एक कैंडिडेट जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, मतलब एक जो है। अभी हमने ये प्लान किया है कि 4 सीएम कैंडिडेट के सामने अपने 4 भोंदू से आदमी खड़े करेंगे और हम चारों सीएम कैंडिडेटों को हराएंगे और जनता को ये बताएंगे बिना पैसे के, सिर्फ मुद्दों के नाम पर सीएम कैंडिडेट को भी जनता हरा सकती है यदि आपके पास असल नॉलेज और टैक्टिक्स है। तो ये हम ऐसी राजनीति, फंड चाहिए ही नहीं होता मुझे, आपसे बात करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, माइक अनाउंसमेंट, लोगों को बताना, देखिए तो सही, आपको खेल दिखाएंगे कैसा मजेदार खेल होता है। बाहर से आएगी फंड, कहाँ से? लोग कहते हैं नेताओं को, पार्टियां कोई ना कोई आ जाएगी, चलिए ये तो वोट देगा यार सीएम कैंडिडेट के सामने खड़े होने का पैसा, चारों सीएम कैंडिडेट के सामने। चलो कांग्रेस वाले को हराने के लिए बीजेपी दे देगी, बीजेपी वाले को भी हरा रहे हैं, अकाली को भी हरा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी हरा रहे हैं और कांग्रेस को भी। चारों को हराने के लिए कौन देगा भाई? कोई ना कोई इंडस्ट्री। और पांचवा कोई दे नहीं रहे ऑप्शन। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम कोई पार्टी और हम कोई चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे तो ये करें, हम तो सिर्फ 4 कैंडिडेटों को हराना है हमने। तो खाली कहीं से सेटिंग हो रही है आपकी? बताओ यार, कमाल की बात है, आइडिया आ गया तो आपके साथ शेयर कर लिया, आप सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग के जमाने गए यार, 40 साल उम्र हो गई। नहीं ये कॉलेज में होती है सेटिंग बैटिंग। नहीं ये होता है आजकल, भाई तू यहाँ खड़ा हो जा, तू यहाँ खड़ा हो जा, या तू जाके वहाँ खड़ा हो जा। ये चारों को हराने की सेटिंग कैसे होगी? ये यहाँ देख रहे हैं कांग्रेस वाला कांग्रेस को हरा रहा है, चारों को हराने की सेटिंग कौन करेगा इसका तो बताओ। कई बार ऐसा होता है वोट घटाने होते हैं, तेरे वोट ले जा, वो जीत जाएगा। हराने का क्या मतलब है? अरे मैं कह रहा हूँ चारों को। मैं समझ गया आपकी बात है। जब एक का हो गया भाई, आम आदमी पार्टी के सामने खड़े होएगा तो फलानी पार्टी के वोट कटेंगे। मैं तो वहां भी खड़ा है एक आदमी, वहां भी खड़ा है एक आदमी, और अभी कैंडिडेट कौन है वो भी नहीं पता। हम तो 20 कैंडिडेटों का सिलेक्शन करेंगे, उनमें जो सबसे लल्लू राम होगा उसको खड़ा करेंगे। यही आपने किया था पहले। चलिए अच्छी बात है, लड़िए इलेक्शन। और चलिए एक प्रोग्राम, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, आप जाते जाते सिर्फ ये बता दिए, आजकल ना
हरियाणा के अंदर ये जोहड़ शामलात भूमि इनका काफी वो आया हुआ है, इनकी पैमाइश हो रही है, लोगों के घरों के आगे खंभे लगा दिए गए हैं, लाल निशान लगा दिए हैं। लाल निशान का मतलब है लोग डर रहे हैं, बाहर क्या टोड़ा सा हो गया, लोग बहुत परेशान हैं। और भूना का भी कुछ हाल यही है जी, सब जगह यही हाल हाँ। है। हाँ, और मैंने एक चीज और है कि आप कैसे ये हुआ क्या कि जब छोटे से होते थे हम, तो यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक या कोई भी सरपंच पंच वंच जो भी, जब भी चुनाव होते थे, ये गांव के लोगों को, भोले भाले लोगों को ये कह देते तू जाके यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा। उनको पता था कि ये स्थिति आएगी ना। मैं इसको दूसरे एंगल से बताता हूँ। जी बताइए। इसको समझिए। गांव जो है, गांव की परंपरा में एक शब्द होता है हमेशा, लाल डोरा। हाँ, लाल डोरा हमारे बुजुर्गों ने बनाया था ये कहकर कि ये जो एरिया है ये रिहायशी है, और चूंकि मैं और आप व्यापार नहीं करते, इसलिए ये जमीन खरीदी या बेची नहीं जाएगी, इस्तेमाल के लिए एक दूसरे को दे देंगे, उसके बदले में कुछ लेना है, जमीन के बदले जमीन ले ली, खेत की ले ली, वो ले ली, वो हो जाएगा। परंतु ये जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं करवाएंगे और ये जमीन बिकेगी नहीं, क्योंकि बुजुर्गों को ये पता था जिस जमीन के दस्तावेज बन गए वो जमीन जानी तय है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसके दस्तावेज नहीं बनेंगे कि किसी भी आदमी के लिए रहने की जगह होनी चाहिए। ठीक। और जितनी पॉपुलेशन किसी गांव में लोगों की थी, उसकी पॉपुलेशन से ज्यादा का एरिया, यानी कि उस व्यक्ति को डंगर बांधने होंगे उसकी अलग जगह, गोबर डालना होगा उसकी अलग जगह, सब्जी उगानी होगी उसकी अलग जगह, और मेहमानों के लिए जगह बनानी उसकी अलग जगह, फिर सामुदायिक काम करने के लिए अलग जगह, ये छोड़ी हुई थी। उसमें जोहड़ भी एक जगह थी। अब 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेल खेला था। यह प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। क्या किया कि इससे पहले गांव का जो जोहड़ है वो गांव पूरा इस्तेमाल करता था और तरीके से इस्तेमाल होता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लैट्रिन के जो खड्डे थे उनकी पाइप को बाहर नाली के अंदर खुलवा दिया, पूरा योजनाबद्ध तरीके से पंचायती राज में सेट करके, जिससे कि लैट्रिन का पानी उन पाइपों से, उन नालियों से होता हुआ जोड़ में जाना चालू हो गया। जो नालियां पहले वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए होती थी, वो नालियां अब लैट्रिन के पानी को इकट्ठा करने वाली नालियां हो गई। तो लोगों ने देखा कि जोहड़ में सारा लैट्रिन का पानी जा रहा है, तो अपने डंगरों को पिलाना बंद कर दिया जोड़ से, तो जोड़ से नाता कट गया जी। अब वो जोहड़ एक वेस्टेज की जगह बन गई। जब वो वेस्ट है और किसी के काम का नहीं है, तो वो जो पॉलिटिकल आदमी है वो उसने नहीं किया, ये गांव की परंपरा है कि किसी व्यक्ति के पास जगह अगर कम पड़ रही है तो गांव भले ही सबको एक एक करके ईंट देगा और उसका घर बनवा देगा, बिल्कुल वो अपनी जगह से एक एक स्क्वायर फीट देगा और उसका घर बन जाएगा। तो इसलिए ये गांव की ही परंपरा है कि किसी को जरूरत है तो तुम इस्तेमाल कर लो। वो कोई दादा लाई जमीन नहीं है, वो गांव लाल डोरे की जमीन है, जब जरूरत होगी उसको यूज किया जा सकता है। तो ये जमीन जोहड़ की थी, गांव की थी, और गांव के लोगों ने इस्तेमाल की। इसमें कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। ये तो अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है उसमें ये जमीन सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपने प्लेटफॉर्म पर चाहिए, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है या आईओएस है। ये उन यहूदियों का है जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था। रजिस्ट्री आपके पास रहेगी तो आप मालिक रहोगे, रजिस्ट्री अगर ऑनलाइन रहेगी तो वो मालिक रहेंगे। जब मर्जी कह देंगे रजिस्ट्री डाउनलोड ही नहीं हो रही तो आपके किसी काम की नहीं। हाँ। और शाही आने वाले टाइम में ऐसी आने वाली है इंक, वो कहेंगे कि जो परमानेंट इंक है ये जहरीली होती है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है बनानी, इसलिए ऐसी शाही आएगी जैसी पर्चियां आती है बैंक वाली। उस टाइम तो दिख रहा है जेब में डाल ली, बाद में निकाला ये क्या था भाई, पर्ची पता नहीं कहाँ की थी। तो रजिस्ट्री भी जब निकाल लोगे तो सामने दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्री को रख दोगे दखे रखे उड़ जाएगी, रजिस्ट्री गायब। ठीक है, रजिस्ट्री आपके पास है नहीं, ऑनलाइन खुल नहीं रहा क्योंकि आपने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया था, चोरों के खिलाफ कुछ लिख दिया था। अब आपका आधार कार्ड बैन कर दिया, आधार बैन होते ही आपका बैंक खाता बैन, आपका गैस बंद, आपका पानी बंद, लेटरिन खोलो लेटरिन का दरवाजा नहीं खुल रहा, फिर बाहर जा नहीं सकते क्योंकि मास्टर जी फोटो लेके खड़ा है। ठीक, उधर से गैस भी नहीं मिल रही है, गाड़ी स्टार्ट करो स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आधार के साथ ही कनेक्टेड है, ईवी तो वहीं से चलता है ऑनलाइन ही। अच्छा, कंप्यूटर खोलो कंप्यूटर नहीं खुल रहा, मोबाइल खोलो मोबाइल नहीं चल रहा क्योंकि जो आधार के साथ जुड़ा हुआ है वो कुछ खुल ही नहीं रहा है, तो जीवन बंद। और उधर से रजिस्ट्री डाउनलोड नहीं हो रही, आपके पास क्या बचा? नथिंग एट ऑल। वो तो इसका खेल खेलने के लिए अब सिस्टम जब डीसी को आदेश दे रहा है, या डीसी आदेश दे रहा है कि इनकी जमीनों को तोड़ लिया जाए, इनके घरों को तोड़ दिया जाए जो ये अवैध बने हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं
गांव बसा हुआ है 1000 साल से। डीसी आया है 1950 में संविधान लागू होने के बाद। ये हुए हैं उसको 76 साल। डीसी को भी 76 साल हुए हैं, विधानसभा को भी और लोकसभा को भी 76 साल। और बूना बसा हुआ है 1000 साल से भी पहले से। ठीक है बात। इसका मतलब बूना बाप है, दादा है, परदादा है, और डीसी चींटी है, उसकी औकात नहीं है। तो असल में डीसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इशारे पर भूना को यह बताने के लिए आ रहा है कि मालिक मैं हो गया हूं। उस टाइम पे भूना के लोगों को खड़ा होकर के ये बताना है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा हम तय कर लेंगे। इसका मकान अवैध होगा ना, हम तोड़ेंगे सारे गांव वाले मिलके, तुझे नहीं तोड़ने देंगे, बाहर के आदमी को नहीं तोड़ने देंगे। इसलिए हम गांव वालों को समझाने आए थे, बाहर का आदमी मकान तोड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, अपने आप तोड़ लो सारे आप एक दूसरे के। ये जितने 2000 लिस्ट में है ना, आपको लगता है कि भाई अजय मेहता गलत जगह पे बैठा हुआ है, तोड़ लो, लेकिन आपस में तोड़ो प्लान करके। अजय मेरा तोड़ेगा, मैं अजय का तोड़ लूंगा, चल छुट्टी। उसको नहीं तोड़ने देंगे लेकिन हरामी को, क्योंकि वो मालिक हो जाएगा अगर उसने तोड़ दिया तो। और 70% लोग भूना के इकट्ठे होंगे, अगली मीटिंग होगी जनता सरकार मोर्चा की, यहाँ 10,000 लोग खड़ा होकर के ये कहेगा कि मकान हम नहीं टूटने देंगे किसी के भी। जिसके मकान नहीं आ रहे वो भी खड़े होंगे, जिनके बच्चे बेरोजगार है वो भी आएंगे, जिनके घरों में वैक्सीन से साइड इफेक्ट है वो भी आएंगे, जिनके घरों के अंदर बिजली का कनेक्शन ठीक से नहीं आ रहा वो भी आएंगे, जिन किसान को एमएसपी नहीं मिल रही वो भी आएगा। जो वो सारे आएंगे और फिर पूछेंगे उनसे कि तुम्हारे को जो समस्याओं के समाधान के लिए बिठाया था हरामियों, तुम वो तो कर नहीं रहे हो, मकान तोड़ने का फरमान तुमको बहुत जल्दी पूरा करना है। इसलिए ये जरूरी था ना, इसलिए इन लोगों के बीच में लगाए थे। चलिए अच्छी बात है, ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। और अब जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर हमारे बीच होंगे, आपको करना क्या है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बताना है। और इसके साथ ये भी बताना है कि आप डॉक्टर साहब को दोबारा इस स्टूडियो में कब देखना चाहते हो, ये बता देना, फिर आ जाएंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। आपको सुनना है, लाइक शेयर करना है, दबा के कर दीजिए। हर आदमी तक ये आवाज जानी चाहिए, उसे जानकारी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।